नमस्कार दोस्तों। ये कक्षा 12 के इतिहास का जो पहला चैप्टर है ईंट मनके तथा अस्थियाँ हड़प्पा सभ्यता का, इसका पहला पार्ट में हमने कुछ अध्ययन किया था। ये सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में क्या अध्ययन किए, 2 मिनट में उसको रिकॉल कर लें। उसमें हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो शुरुआत है वो करीब करीब 2600 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड रहा है और भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में इसका विस्तार रहा। देश की बात करें तो भारत में और पाकिस्तान में, दो देशों में मुख्य रूप से इसका विस्तार है। भारत में जम्मू कश्मीर का एक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मांडा। पंजाब में रोपड़ है। हरियाणा में राखी गढ़ी बनावली। राजस्थान में कालीबंगन। यूपी में दो स्थल हैं। एक यमुना नदी जो जा रही है, इसकी एक सहायक नदी है हिंडन। हिंडन नदी के किनारे एक सिंधु घाटी का स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है। और एक है हुलास। हुलास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में है। फिर गुजरात में सबसे ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं भारत में, जिसमें से एक धौलावीरा, नागेश्वर, रंगपुर, लोथल ये हैं। लोथल से गोदीबाड़ा मिला है। गोदीबाड़ा बोले या गोदी बोले या इंग्लिश में पोर्ट बोले, पत्तन, तो पत्तन मिला है लोथल से। धौलावीरा एक ऐसा सिंधु घाटी का स्थल है जहाँ पर नगरीय जो डिज़ाइन था उसमें 3 स्तर मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में पूरे नगर नियोजन प्रणाली को 2 भागों में बांटा जाता था। जो पश्चिम का इलाका था वो ऊंचा था और जो पूर्व का इलाका था वो नीचा था। ऊंचे वाले इलाके को दुर्ग कहते थे, नीचे वाले इलाके को निचला नगर या सिटेडल कहते थे। ऊंचे वाले इलाके में जो अन्नागार थे या बड़े लोग जो रईस लोग थे उनका निवास स्थान होता था। और निचला नगर में मजदूर, किसान ये लोग रहा करते थे। पश्चिम का इलाका छोटा था, पूर्व का इलाका मतलब बड़ा था। पूर्व का इलाका बड़ा था। और ये चाहे जो भी इलाके थे वो चारों ओर से ईंट से, पत्थर से, इन सब से किलेबंदी जैसे कि रही होती थे। पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल है। सिंधु नदी के किनारे 2 मुख्य हैं, एक दाहिने तट पर मोहनजोदड़ो और बाएं तट पर चनहूदड़ो। सुतकांगीडोर जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम छोर है। मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, सिंधु घाटी स्थल का सबसे उत्तरी छोर है। आलमगीरपुर जो कि यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन जो है उसकी किनारे है आलमगीरपुर, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में। वो आलमगीरपुर सिंधु स्थल का सबसे पूर्वी छोर है। बात करें सबसे दक्षिणी छोर की तो उसमें यहाँ गोदावरी नदी जाती है। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, प्रवरा नदी। उस प्रवरा नदी के किनारे एक स्थल है दाइमाबाद, वो सबसे दक्षिणतम छोर माना जाता है सिंधु घाटी स्थल का। लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा नदी। सो ऐसे ही धौलावीरा है, नागेश्वर है, ये भी गुजरात में पड़ते हैं। फिर हम देखें कि सबसे प्रसिद्ध पुरावस्तु जो पाई गई है सिंधु घाटी स्थल से वो है हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहर हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। हड़प्पा सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता मानी जाती है क्योंकि उसमें लिपि तो प्राप्त हुआ है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। हड़प्पा सभ्यता को अगर हम रेखांकित करते हैं तो उसके जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनमें आवास, मृदभांड, आभूषण, औजार, मोहरें, ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे देखिए 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक इसका काल निर्धारण किया जाता है। 2600 बीसी से 1900 बीसी तक। तो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक इसका काल निर्धारण है सिंधु घाटी स्थल का। ये सारे विभिन्न प्रकार के मन के वहाँ पे पाए गए हैं। ये बाट हैं और ऊपर कुछ औजार हैं। अंग्रेजी में बीसी एक होता है, बीसी एक होता है एडी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एनो डोमिनी। जैसे ये टाइमलाइन है और टाइमलाइन में यहाँ पे मान लो कि 0 सन है, सन 0 है।
इस सन 0 में जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ। तो इनके जन्म के आगे वाले सालों को एडी कहते हैं। जैसे इस समय 2023 चल रहा है, 24 चल रहा है, तो 2024 एडी मतलब कि 2024 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ईसा मसीह के जन्म के प्रति 1 वर्ष पहले जाते हैं जब, तो उसको बीसी कहते हैं, बिफोर क्राइस्ट, यानी क्राइस्ट के जन्म से पहले के वर्ष। जब हम 100 बीसी कहते हैं, इसका मतलब कि इनके जन्म के 100 साल पहले, यानी आज से अगर बात करें तो 2000 साल ये भी जोड़ लेंगे, 100 साल ये, यानी 2100 साल पहले की बात कर रहे होंगे। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा पूर्व से है। कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी लिखा पाते हैं। यह एन्नो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। तो एन्नो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। एडी माने ईसा मसीह के जन्म का वर्ष। तो जब भी कोई एडी हम लिखते हैं 2010 एडी, मतलब कि 2010 ईस्वी, इसका मीन्स कि उनका जन्म 2010 साल पहले हुआ था। आजकल एडी यानी एनो डोमिनी की जगह सीई यानी कॉमन एरा भी मिलता है, और जो बीसी है बिफोर क्राइस्ट, उसके स्थान पे बीसीई यानी बिफोर कॉमन एरा भी पढ़ने को मिलता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग सामान्य हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी मीन्स बिफोर प्रेजेंट, जैसे हम बोलें कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है आज से 4600 साल पहले हुआ था। इसका मतलब 4600 बीपी अगर लिख दिए तो माने वर्तमान से 4600 साल पहले की बात चल रही है। इस पुस्तक में जहाँ बीसीई है उसके स्थान पे ईसा पूर्व, सीई के लिए ईस्वी है ना, तथा बीपी के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। ठीक बात है। अब आरंभ इसका करते हैं। फिर निर्वाह के तरीके, दूसरी हेडिंग है निर्वाह के तरीके। निर्वाह के तरीकों में कैसे निर्वाह करते थे, तो कृषि प्रौद्योगिकी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे कृषि नहीं होता था, कृषि भी होती थी, उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। फिर ये विभिन्न प्रकार के व्यापार भी करते थे, दूर दूर तक व्यापार करते थे, उसको भी देखेंगे कैसे इनके विभिन्न कार्य निर्वाह के तरीके क्या थे। आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। जैसे 4600 साल पहले, या हम बीसी के भाषा में बात करें अगर, तो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक ये जो कालखंड है इसे कहते हैं विकसित हड़प्पा सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के विकास से पहले भी वहाँ पे लोग रहा करते होंगे, तो उसे हम कहते हैं आरंभिक हड़प्पा सभ्यता या पूर्ववर्ती हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जब 1900 बीसी में हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया तो उसके कुछ अवशेष वहाँ पर रहे होंगे, कुछ संस्कृतियाँ उसके बाद भी थोड़ी मोड़ी मात्रा में चलती रही होंगी, तो उसको हम कहते हैं परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। तो विकसित हड़प्पा सभ्यता तो ये है, लेकिन उसके पहले के काल को आरंभिक हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद के काल को परवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। तो इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, देखो ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थीं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो मुख्य रूप से उसकी जो पूरा वस्तु है वो मुहर पाई गई है, मतलब मृदभांड भी पाए गए हैं, औजार भी पाए गए हैं, खिलौने कई प्रकार के मिले हैं, कांसे की नर्तकी है, स्नानागार, अन्नागार, पत्तन मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं, बहुत सारे फसलों के अवशेष मिले हैं, घोड़ा का अवशेष नहीं मिला है, बैल के अवशेष मिले हैं, एक सींग वाला एक जंतु है वो मिला है। अगर देवी देवता की बात करें तो पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, एक मोहनजोदड़ो से मस्त कटी हुई दाढ़ी का एक व्यक्ति मिले हैं जो
कॉटन का, सूती का कपड़ा पहने हुए हैं, उसमें डिज़ाइन बना हुआ है, कढ़ाई बनी हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। ऐसे कई सारी वस्तुएं मिली हैं। लेकिन आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो वो विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित है, मृदभांड शैली से संबंधित है। सिंधु घाटी स्थल में जो मृदभांड मिले हैं वो लाल काले मृदभांड मिले हैं। लाल काले का मतलब ये है कि लाल रंग का मृदभांड है, उस पे काले रंग से चित्रकारी की हुई है। तो ध्यान रहे कि इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थीं तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थीं आरंभ में, और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थीं। लेकिन सिंधु घाटी स्थल में बड़ी संरचनाएं मिली हैं, जैसे कि बृहद स्नानागार मिला है, बृहद स्नानागार, अन्नागार मिला है, अन्नागार, और कुछ बड़े भवन मिले हैं, पत्तन। तो ये सारे बड़े बड़े संरचनाएं हैं। लेकिन आरंभिक हड़प्पा सभ्यता में बड़ी संरचनाएं ना के बराबर मिली हैं। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। ठीक है, यहाँ देखिए आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृति। सिंध और चोलिस्तान, चोलिस्तान माने थार रेगिस्तान लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र। थार का जो रेगिस्तान है, थार का जो मरुस्थल है, यहाँ देखें जो पश्चिमी राजस्थान है इस इलाके में पड़ता है थार का रेगिस्तान। ठीक है, मैप दूसरा लेते हैं, ये वाला मैप। ये है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल दो देशों में फैला हुआ है, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो भारत में जो पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पे जैसे देखें अरावली पर्वत श्रेणी है, अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिम में थार का मरुस्थल है। तो राजस्थान में जो पश्चिमी इलाका है यहाँ पड़ता है थार का मरुस्थल। और पाकिस्तान में देखें तो ये सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में है, और बलूचिस्तान प्रांत में, दो प्रांतों में ये थार का मरुस्थल है। तो पाकिस्तान के इलाके में जो थार का मरुस्थल है उसी को कहा जाता है चोलिस्तान। फिर से देख लें, थार का मरुस्थल दो देशों में है, भारत पाकिस्तान। पाकिस्तान के दो प्रांतों में है, सिंध और बलूचिस्तान। तो सिंध और बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के इलाके में जो थार का मरुस्थल है उसी को हम कहते हैं चोलिस्तान। तो सिंध और चोलिस्तान में बस्तियों की संख्या के संबंध में ये आंकड़े देखिए। सिंध और हड़प्पा संस्कृति, आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियां। बस्तियों की कुल संख्या सिंध में 106 है, चोलिस्तान में 239 है। आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में 52 है, चोलिस्तान में 37 है। विकसित हड़प्पा स्थल सिंध में 65, चोलिस्तान में 136। नए स्थलों पर विकसित हड़प्पा बस्तियां सिंध में 143, चोलिस्तान में 132। त्याग दिए गए आरंभिक हड़प्पा स्थल सिंध में 29, चोलिस्तान में 33। निर्वाह के तरीके पर थोड़ी बात करते हैं। इससे पहले उस पर हम बात करें, कुछ और चीजें देखें। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। इसकी बात हमको पता, जैसे विभिन्न जो इतिहासकार हैं, जो पुरातत्वविद हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उनका मानना है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा नगर जो विलुप्त हुए उसके पीछे कई कारण बताते हैं अलग अलग लोग। कुछ कहते हैं कि बाढ़ आ गया था इसकी वजह से, कुछ कहते हैं सूखा आ गया था, कुछ तो कहते हैं सुनामी आ गया था, कुछ कहते हैं जलवायु परिवर्तन हो गया, कुछ लोग कहते हैं युद्ध हो गया था, उनके ऊपर आक्रमण हो गया, संस्कृति को नष्ट कर दिया गया। तो विभिन्न कारण बताए जाते हैं। मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में
सिंधु नदी के दाएं तट पर है। यहाँ देखिए हम अगर मैप में, ये है मोहनजोदड़ो। कहाँ गया मोहनजोदड़ो? ये मोहनजोदड़ो ये है, और ये आ रही है सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में पड़ता है। हड़प्पा जो है पंजाब प्रांत में पड़ता है, लेकिन मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में पड़ता है। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर, और हड़प्पा की बात करें तो वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के शाहीवाल बोले या मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के बाएं तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। हड़प्पा पंजाब में है, मोहनजोदड़ो सिंध में है। हड़प्पा पंजाब के शाहीवाल या मोंटगोमरी जिले में है, मोहनजोदड़ो सिंध के लरकाना जिले में है। ये दोनों ही नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी, यानी मोहनजोदड़ो की खोज की थी राखलदास बनर्जी ने 1922 में, और हड़प्पा की खोज की थी राय बहादुर दयाराम शाह ने सन 1921 में। वर्तमान में ये नगर मृत प्राय यानी विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर जो है विलुप्त हो गए थे। एक प्रश्न है कि हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? शैलकृत स्थापत्य यानी कि पत्थर को उकेर करके उसमें कुछ चीज़ें बनाना, तो वो हमको कहाँ से मिलते हैं? वो मिलते हैं धौलावीरा से। धौलावीरा देखिए ये है, धौलावीरा से हमें क्या मिलता है? शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। जो राखी गढ़ी है ये हड़प्पा भारत में हड़प्पा की सबसे बड़ी स्थल है। सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो है राखी गढ़ी। और दूसरा बड़ा स्थल कौन सा है? तो वो है धौलावीरा। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती है। प्रथम बड़ी बस्ती है राखी गढ़ी, दूसरी बड़ी बस्ती है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई हैं। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड, रॉक कट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है। तो ऐसे आ जाए कि शैलकृत जलकुंड कहाँ से मिला है? तो वो मिला है धौलावीरा से, शैलकृत जलकुंड। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।